के शो में। ख्वाजा बरादरान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में नैब की सरजनिश। ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या नैब के खिलाफ नई चार्जशीट। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हुआ आपके साथ सैफान खान। नैब के केसेस, नैब के ऊपर जो कारकर्दगी है नैब की, इस पर हम बात करते रहते हैं इस प्रोग्राम में। आज डिटेल में इस पर प्रोग्राम हम करेंगे जिसके अंदर तफसीली इस फैसले को डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें नैब को तनकीद का निशाना ही बनाया गया, नैब के कंडक्ट को, नैब की वर्किंग को, इन्वेस्टिगेशन को। लेकिन उससे कबल आपके सामने एक अहम तरीन पैगाम रखते चले। ये अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान में उन बच्चों के लिए है जो पोलियो से मुतासिर हैं और जो पोलियो से मुतासिर खुदा ना खास्ता हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी दुनिया के उन 3 ममालिक में, अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ शामिल है जहां पोलियो का मर्ज अभी भी है। इस सिलसिले में कल ही से एक नई इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है, जिसके तहत तकरीबन 8 लाख बच्चों को इस पूरे मुल्क के चंद हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां पर रिस्क ज्यादा है, जहां केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, वहां पर पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। आपको ये बताते चलें कि इस दफा यह ख्याल रखा गया है कि खास तौर पर पोलियो की वैक्सीन पिलाते वक्त जो कोविड-19 के एसओपीज हैं, यानी जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो पहने हो पोलियो वर्कर्स, और दीगर तमाम जो इस वक्त एसओपीज हैं उनका खास ख्याल रखा जाए और पाकिस्तान में पोलियो को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता आखिरकार? अगर बांग्लादेश में खत्म हो सकता है, अगर भारत में खत्म हो सकता है, अगर दुनिया स्मॉल पॉक्स को शिकस्त दे सकती है, तो वाई नॉट पोलियो? आखिरकार पोलियो को क्यों नहीं हम शिकस्त दे सकते? और इसके साथ साथ इसमें सब में अहम बात जो होगी वो आपके ताउन होगा। तो उम्मीद है जी, क्योंकि इस दफा पोलियो टीमें निकलेंगी, 8 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी, तो आप लोग ताउन करेंगे, आप वालिदैन ताउन करेंगे और 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे। ना कि उनको भगाएंगे, ना कि इसको मना करेंगे, बल्कि ये पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे ताकि आपके बच्चे का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हम सब एक हैं, इस मामले में हम एक हैं और आओ मिलकर पोलियो का खात्मा करें, पोलियो के खिलाफ लड़ें। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने ये बताएं कि कल एक अहम फैसला आया, जिस फैसले के अंदर एक ऑब्जर्वेशन आई। ऑब्जर्वेशन थी नैब के बारे में। अल्फाज क्या हैं उस फैसले में, ऑब्जर्वेशन पे पहले आपको सुनाते हैं, पहले आपको दिखाते हैं पढ़ के। द ब्यूरो सीम्स रिलक्टेंट इन प्रोसीडिंग अगेंस्ट पीपल साइड ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स। यानी एक साइड की तरफ बढ़ते हुए नैब जो है उसका कंडक्ट सही नहीं है। ऑफ मासिव प्रोपोर्शन व्हाइल दोज ऑन अदर साइड आर बीइंग अरेस्टेड एंड for months and years without providing any sufficient cause, even when the law mandates investigation to be concluded expeditiously and trial to be concluded within 30 days. तो ये एक तनकीद सामने जो पहली हम रख रहे हैं आपके सामने के 30 दिन के अंदर जो टाइमलाइन होती है फॉलो नहीं की जाती। फिर कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑफन कंक्लूडेड फॉर मंथ्स and cases remain pending for years. It is because of lack of professionalism, expertise, sincerity of cause that the conviction rate in NAB cases is low. इसमें अगर कहा जाए तो नैब के कंडक्ट को लॉ, फेयर प्ले, इक्विटी और तमाम प्रोप्राइटी, उसके कंडक्ट को जो है स्पेशली पैरागन हाउसिंग सोसाइटी केस के हवाले से डिसरिगार्ड किया है, अंडर द लॉ कहा गया ये इस वक्त सही नहीं है। उसके साथ साथ और भी बहुत से अहम मामला पर नुक्ताचीनी की गई है। नून लीग के रहनुमाओं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उनकी जानिब से जो नून लीग के रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक सॉर्ट है जिसमें 2 या 3 अहम रहनुमाओं ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। कानून और अदारों को हुक्मरान जब अपनी जाती अना के लिए, अपने जाती अगराज व मकासद के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी दिन इंसाफ का, जिस तरह कल बोलबाला हुआ है, इंसाफ का बोलबाला जरूर होता है। सिर्फ आज से नहीं, 20 साल से जब से नैब बना है, ये एक टूल है ऑपरेशन का और विक्टिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का, यानी अपोजिशन को दबाने का एक आला है ताकि इक़्तिदार को तूल दिया जाए। ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के हैं, मेरे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 2 साल से दोहरा रही है कि नैब के जरिए इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। तो नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कोशिश की जा रही है और नैब पर तनकीद के तीर बरसाए आज नून लीग के रहनुमाओं ने और अपोजिशन बरसाती रहती है। लेकिन इस फैसले की रोशनी में
क्या ये जजमेंट, ये ऑब्जर्वेशन जो दी गई है, ये इम्प्लीमेंटेबल है? क्या ये कोई नई चार्जशीट है अगेंस्ट नैब? इस बुनियाद पर जिस तरह मुताले भी किए जा रहे हैं कि नैब को ही खत्म कर दिया जाए, नई इंस्टीट्यूशन बनाई जाए, क्या ये सब मुमकिन भी है आखिरकार? ये सवाल लीगल एक्सपर्ट्स के सामने रखते हैं। मेरे साथ ख्वाजा नवेद साहब सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर कानूनदान है, मौजूद हैं स्टूडियोज में। मियां इशफाक साहब माहिर कानून, सीनियर कानूनदान है, लॉ नैब के केसेस में अक्सर आप नैब की मावनत भी करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद से और शहजाद भट्टी साहब भी हमारे साथ ऑन कॉल होंगे, साबिक डीजी नैब। ख्वाजा नवेद साहब, पहले आपसे पूछेंगे, ये जो चार्जशीट है, क्या ये इज इट अ चार्जशीट अगेंस्ट नैब, और क्या इसकी बुनियाद के ऊपर कोई अहम फैसला है? जिस तरह मैंने कहा कि बड़ी पेशरत हो सकती है कि नैब डिसबैंडन कर दें या चेंजेस लेकर आए, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखिए जी, बात यह है कि ये 87 पेजेस की लंबी जजमेंट है और इसमें उन्होंने हर एस्पेक्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का उसको भी टच किया है और नैब का पूरा मॉडस ऑपरेंडी भी डिस्कस किया है और फिर जो अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटीज दी गई हैं, आर्टिकल 4 को रिप्रोड्यूस किया गया है, आर्टिकल 9 के बारे में लिखा है, आर्टिकल 25 के बारे में लिखा है और सारा अच्छी तरह से दिया है। मैं अगर आपको इसमें एक पैरा सिर्फ पढ़ के सुना दूं तो आपकी जो सारा आपका प्रोग्राम है उसका समझें कि ये जिस्ट निकल आएगी। ये सर पैराग्राफ नंबर 48 है जजमेंट का और ये मेरे ख्याल जस्टिस मकबूल बाकर साहब की जजमेंट है। ये लिखते हैं, द प्रेजेंट केस इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्रैम्पलिंग फंडामेंटल राइट्स, अनलॉफुल डिप्राइवेशन ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड द कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नैब्स कंडक्ट थ्रू आउट this case is a clear manifestation of their utter disregard of law, fair play, equity and propriety। अब देखिए, इससे सख्त अल्फाज तो मेरे ख्याल में और इस्तेमाल हो नहीं सकते। आगे पूरी अगर आप पढ़ें तो ये तो मैंने 48 पैराग्राफ लिखा है। ऑब्जर्वेशन है, इसका इंप्लीमेंटेशन मुमकिन किस तरह से है? मतलब इज इट इम्प्लीमेंटेबल? मॉरल ग्राउंड्स पे क्या हो, क्या मतलब? नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और अब ये फील्ड में है। अब इसके प्रेसिडेंट है सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के लिए, आजाद कश्मीर का हाई कोर्ट, इस्लामाबाद का हाई कोर्ट, और अब तमाम नैब की बेल एप्लीकेशनें जो लोगों की लगेंगी उसमें, बल्कि इवन इसको मीर शकील रहमान को भी मेरे ख्याल में फायदा मिल जाए कि तमाम उसमें यही सारी बातें जो हैं जो इन्होंने आज लिखी हैं वही हमारे आर्गूमेंट होते हैं हर केस में। तो अब ये अल्लाह का फजल ये हुआ है कि ख्वाजा साद रफीक के तो वसत से ये आर्गूमेंट सारे वकीलों के एक जगह पे इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। अब तो ये कि हम जो बोलते थे कोर्टों में, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये जजमेंट बोलेगी। तो ये जब जजमेंट बोलेगी तो ये फॉलो होगी और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि एवरी कोर्ट इज बाउंड टू फॉलो द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसका मतलब बेल एप्लीकेशंस के लिए पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट जो नैब का अपना स्ट्रक्चर है? हर चीज के लिए है। 265K की एप्लीकेशन यानी एक्विटल की भी लगा सकते हैं। नैब का स्ट्रक्चर तो ये है कि इसको देख के उनको खुद अपने आप को सुधारना है ताकि इसमें जो चीजें पॉइंट आउट की गई हैं। सुधार ने एक नून लीग ने कह दिया कि नैब ही को खत्म करके नया कोई पार्लियामान इदारा बना दे। सियासी लोग हैं, उनकी बातें तो अपनी है ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे। हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि हमें एक जजमेंट मिल गई है, हमारी समझो लॉटरी निकल आई है, तो हम तो अब इस बतौर वकील लॉटरी नहीं। अच्छा, लेकिन मियां साहब ये आपकी से पूछूंगा क्योंकि एक जो मामला था अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे अरेस्ट वाले मामले पे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी इससे पहले आ चुका है। ये दूसरी बार निशानदेही की गई है कि जो अरेस्ट होता है उसकी क्या लीगैलिटीज हैं, जो स्पेसिफिकली जो जब कन्विक्शन नहीं हुई है उससे पहले जो अरेस्ट होता है, तो ये उससे फिर क्या फर्क पड़ा? तो अब इससे क्या आने से आपको क्या लगता है फर्क होगा? सफान साहब, माई ओपिनियन इज जस्ट अ बिट डिफरेंट। तो आ जाते हैं कि देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन अबाउट दैट कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पाकिस्तान के तमाम इदारों पर और अदालतों पर, इट इज बाइंडिंग दैट एवरीबडी, एवरी इंस्टीट्यूशन इन द कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द कंट्री हैज टू फॉलो दैट। ये तो एक चीज हो गई। सवाल ये है, ये तो आइन कहता है, कानून कहता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ट्रायल कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में या इदारों में चले किसी हद तक जो वो फैसले मनोअन जो है वो तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन
लेकिन जिस केस में जो सा सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, इसी तरह के मखसूस हालात जो से देखें, जजमेंट के 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन जो सा है वो इस केस से रिलेटेड है, ख्वाजा साद रफीक के जो पैरागॉन सिटी का केस है इससे रिलेटेड है। दूसरा नैब की ओवरऑल वर्किंग है, और तीसरा जो सा है वो इसी केस में जो अप्रूवर जो सा बनाया गया, वादा माफ गवाह कैसन अमीन भट्ट को बनाया गया, उसके तरीकेकार पे है और उसकी टाइमिंग पे कि वो किस तरह बनाया गया, किस तरह दबाव में लाया गया, उसके लिए कानून ने प्रोसीजर क्या दिया और उसकी रेलेवेंस अब इस केस पे क्या होगी। देखें, नैब एक फेडरल लॉ है, इसकी एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्मिटी से होनी चाहिए। पहला पोर्शन चलें इसको देखते हैं कि ये नैब में किस तरह इस पे अमल दरामद हो सकता है, फिर हम अदालतों पे आएंगे। देखिए, नैब मैंने आपको कहा एक यूनिफॉर्म इसकी एप्लीकेशन पूरे मुल्क में होनी चाहिए, लेकिन नहीं करता। वो कैसे नहीं करता मैं आपको बताता हूं। नैब की इंक्वायरी शुरू होती है, किसी को भी कॉल अप नोटिस देने से पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन करते हैं, इनिशियल इंक्वायरी के बाद वो फिर फरीकैन को तलब करते हैं, पहले कंप्लेनेंट साइड को देखते हैं, विटनेसेस को देखते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशन में जब अपग्रेड करें तो मुल्जिमान को भी बुलाते हैं। अब होता क्या है, जब किसी शख्स को जो है वो कॉल अप नोटिस आता है तो उसको पहली बात तो ये कि कैटेगोरिकली उसका स्टेटस क्लियर नहीं होता कि क्या उसको ये नैब ने कॉल अप नोटिस इशू किया इन कैपेसिटी ऑफ एन एक्यूज पर्सन, क्या मुल्जिम के तौर पर उसको जो बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर या एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है। तो हमारी अदालतों ने मुतअद्दिद बार ऐसे फैसले किए कि पहले तो आप ये स्टेटस क्लियर करें कि ये मुल्जिम है या नहीं। अब मैं आता हूं, जो मेरा पॉइंट है कि इसकी यूनिफॉर्म एप्लीकेशन पाकिस्तान में नहीं है बतौर इदारा। अगर आप सिंध में जो सा है वो आप देखें नैब में, तो किसी को कॉल अप नोटिस जाए तो वो स्ट्रेट अवे कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, कि हमें गिरफ्तारी का खदशा है, हमें बेल दे दें। तो सिंध की जो हाई कोर्ट है उसमें कराची बेंच, हैदराबाद बेंच और सखर बेंच की एक यूनिफॉर्म जो सा है वो पॉलिसी है, और ये बेशुमार सैकड़ों और हजारों ऐसी रिट पिटीशंस हैं जहां पे प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करते हैं। ये है नैब की अदालतें, जो हाई कोर्ट जो है उसको एक तरह देखती हैं सिंध में। अब आ जाते हैं पंजाब में, लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर बेंच, रावलपिंडी, मुल्तान और अपना बहावलपुर बेंच, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब अगर यही कॉल अप नोटिस आपको लाहौर नैब या रावलपिंडी नैब या मुल्तान नैब या इस्लामाबाद नैब भेजे, और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में जाए और उन्हें कहें जी कि देखें ये मेरा कॉल अप नोटिस मुझे आया है, मुझे गिरफ्तारी का खदशा है, तो लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको सरेदस्त प्री अरेस्ट बेल ग्रांट नहीं करती। अच्छा, पहले तो जो सा ये डिफरेंस आ गया कि हमारी कोर्ट्स की हाई कोर्ट्स की अप्रोच मुख्तलिफ है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और जो इस फैसले में मुख्तलिफ नुकात लिखे कि उनको पढ़ते भी हैं, कानून की रोशनी में समझते भी हैं, उस पर क्या इंप्लीमेंटेशन होगी नहीं होगी और क्या फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। सियासी एंगल से जो नून लीग ने मुतालबा किया है उस पर आएंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात इस फैसले की रोशनी में अब क्या क्या इंप्लीमेंटेशन इसकी होगी नहीं होगी, और क्या प्रैक्टिकल चेंजेस हम महसूस कर सकेंगे। मुतालबा जो सामने है वो भी आपको सुनाते हैं। नून लीग से साद रफीक साहब ने जो मुतालबा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले के बाद तौर पे नैब अदारे के वजूद का कोई जवाब बाकी नहीं। नैब को खत्म किया जाना चाहिए, एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए, और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आज़ाद और खुद मुख्तार हो, जो हुकूमतों की रियासती ताकत की जो गिरफ्त है उससे आज़ाद हो, ताकि जिसने लूट मार की है वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। अब इस मामले के लिए साद रफीक साहब ने जो कहा है, किस तरह से अमली तौर पे पूरा किया जा सकता है मुतालबे को, अपोजिशन और गवर्नमेंट को मिलना होगा यकीनी तौर पर, क्या हिकमत अमली है प्रैक्टिकली। तलाल चौधरी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग के। ये जो मुतालबा तलाल साहब ये तो बहुत अच्छा है, और हम सुन रहे हैं कि ये जिस तरह उन्होंने बताया कि एक इम्पार्शियल इदारा बनाया जाए, और ये जजमेंट भी सामने आ गया, इस पर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अब इस पर अमली जामा किस तरह पहनाएंगे, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, अमली जामा तो इस पर यकीनन तमाम सियासी पार्टियां मुत्फिक होकर ही पहुंचा सकती हैं, मगर एक बात सियासी पार्टियों को ज़हन में रखनी चाहिए कि ये आज अगर हमारी बारी है तो कल इनकी बारी आए। ये बात ना सोचें कि ये कानून जो है ये फिर उन पर इस्तेमाल नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 साल से इसमें तब्दीली ना करके सियासी जमातों ने और सियासतदानों ने अपना ही नुकसान किया है। और इसमें देखिए बात यह है कि ये एक काला कानून है, आमरीयत
पिछले के दौर में बना, मगर अनफॉर्चुनेटली हम सियासी हुकूमतों में भी इसे खत्म नहीं कर सके। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल या अमरीत में हुआ या फिर अब अमरीत नुमा गवर्नमेंट में हो रहा है। इसके दरमियान जो 10 साल की हुकूमत रही उसमें इसका इस्तेमाल इस काले कानून का नहीं हुआ। इस हुकूमत में तो अल्लाह की मेहरबानी से जो एहतसाब से बचा उस पर मंशियात डाली गई, जो मंशियात से बचा उसमें उसका नादरा ने शनाख्ती कार्ड कैंसिल किया है। तो या तो जज साहिबान उनके खिलाफ रेफरेंस हो, आज साफी के साथ क्या हुआ है, इसी तरह मीडिया ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, तो या तो जबर के वो तमाम तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हर कानून को आवाजें दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नैब का कानून तो एक है ही है, लेकिन जो हुकूमत की नीयत और हुकूमत का जो तर्ज अमल है पिछले 2 साल से, वो ये बताता है कि उन्हें हर उसकी आवाज बुरी लगती है क्योंकि उनके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं, वो सिर्फ आवाजें दबाकर अपना वक्त गुजारना चाहते हैं, जो लगता नहीं है कि इस तरह गुजरेगा। अगर वक्त गुजर भी जाएगा तो मुल्क का कोई भला नहीं होगा। ये आवाजें सारी उनकी लायकी, नाअहली, उनकी परफॉर्मेंस पे उठती हैं और हर वो आवाज, वो मीडिया से हो, वो जज साहिबान से हो, वो सियासतदान हो, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो एक दफा फिर ये चाहूंगा कि सियासतदानों को कम अज कम बालिग नजरी का सबूत देना चाहिए और इस फैसले नैब के कानून को रिव्यू करना चाहिए और एक ऐसा कानून लेकर आना चाहिए जो क्रॉस दी बोर्ड तमाम लोगों की अकाउंटेबिलिटी कर सके, सिर्फ सियासतदानों की नहीं। ये नहीं कि बिजनेसमैन की भी कोई ना करे, जजेस और जर्नल और जर्नलिस्ट की भी कोई ना करे, सिर्फ करे तो सिर्फ सियासतदानों की, तमाम लोगों की एक नया कानून जो सबके लिए एक जैसा हो। सही है, चलिए जी, आपकी ये ख्वाहिश भी है और आप अपील भी करें, सियासतदानों को सोचना चाहिए। आपने मुतालबा करा है, तलाल चौधरी साहब, इससे पहले साद रफीक साहब ने कहा जी कि नया कानून नैब का बनना चाहिए। आरिफ चौधरी साहब को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं प्रोग्राम में, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानून है। आरिफ चौधरी साहब, क्या इस बुनियाद पर जो अब आ गया है फैसला, ये जिसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, आप पहले से इंटरप्रेट किस तरह करते हैं, फिर इस बुनियाद के ऊपर नए कानून की जो बात अब नून लीग कर रही है, ये कितनी अमली तौर पर मुमकिन है? आरिफ चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, आरिफ चौधरी साहब आवाज नहीं आ रही है। मैं मियां साहब से पहले पूछूंगा कि अगर आप इस पर अपनी बात भी कंटिन्यू कर दो, इस जवाब को भी इसमें शामिल कर लें। मियां साहब देखें, मेरी गुजारिश से ये है कि आपने एप्लीकेशन ऑफ नैब लॉ जो है उसको इकट्ठा करना है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट की बात हो रही है। आपने इब्तिदा में दुरुस्त फरमाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस प्रोपोजिशन को मल्टीपल टाइम्स टेकअप किया है कि जिस वक्त आप नैब रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है, इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जब रेफरेंस फाइल करते हैं तो आपको किसी भी एक्यूज पर्सन या मुलजिम की जो है वो कस्टडी की क्या जरूरत है, आप उसको जस्टिफाई करें। बिकॉज मल्टीपल टाइम्स जो है वो एपेक्स कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये आर्टिकल 10A की कैटेगोरिकल वायलेशन है, जहां पे आपको राइट टू फेयर ट्रायल जो है दिया जाता है। ट्रायल की जो है वो डेफिनेशन और उसके मीनिंग और उसका एक्सप्रेशन जो है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी किया है कि आप किस तरह मुमकिन है कि एक शख्स जिसने अपने आप को जो है अंडर अ माउंटेन ऑफ एलिगेशंस और बर्डन ऑफ जो एविडेंस है उसके तहत वो उसके खिलाफ है, उसके दबाव के नीचे, उसके वजन के नीचे जो है वो जेल में बंद है, उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो अपने आप को जो है वो फेयर ट्रायल जो है उसको दिया जाए और वो अपना ट्रायल जो है उसको प्रॉपर तरीके से वो फेस कर सके विदाउट एनी बर्डन कि जी आप एक तरफ जो है आपकी लिबर्टी कटेल हो गई है, आपके पास डॉक्यूमेंट की एक्सेस नहीं है, आप अपने लॉयर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपके ऊपर इतना दबाव और आप कानून जो सा देखे ना उसका विजडम क्या है। 30 डेज में आप कहते हैं कि जी डे टू डे हेयरिंग आपने करनी है और अपने ट्रायल कंक्लूड करना है। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रख दूं कि ये हमारे जो साबका चीफ जस्टिस हैं मियां साकिब निसार, उनकी भी एक 5 मेंबर्स की जजमेंट है और दूसरी जजमेंट जो है जस्टिस गुलजार अहमद ने भी जो है एक सुओ मोटो जो है रिव्यू लिया हुआ है, जिसमें कहा जी कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा जी 120 अदालतें कायम की जाएं और कानून जो है जिसमें 30 दिन का ट्रायल 30 दिन में ट्रायल मुकम्मल करना है उसकी इंप्लीमेंटेशन की जाए। तो 2 कंफ्लिक्टिंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त इन फील्ड है। एक ऐसी जजमेंट जो साकिब निसार साहब के 5 मेंबर्स जजमेंट है, उसमें कहा गया कि ये 30 डेज का जो नैब का लॉ है ये अनरियलिस्टिक है, इसको चेंज किया जाए, अमेंड किया जाए। दूसरी तरफ जो सा है वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस की 3 मेंबर्स जो सुओ मोटो रिव्यू पिटीशन जो सा चल रही है उसमें कहा कि 120 अदालतें कायम की जाए और 30 दिन में कानून मुकम्मल ट्रायल मुकम्मल किया जाए। तीसरी जजमेंट जो सी है कल ये जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जो से हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने जो है वो दे दिया कि 30 दिन में जो है मुकम्मल
नहीं करते। तो विजडम ऑफ लॉ क्या था? विजडम ऑफ लॉ ये था कि किसी भी शख्स को जो है फिर इसके बेल के राइट से आप डिप्राइव नहीं करेंगे, वो इस सूरत में कि 30 डेज में ट्रायल मुकम्मल करना है। अब वो 30 डेज में ट्रायल तो मुकम्मल कभी हुआ नहीं है, होता नहीं है, वो तो 5 साल 8 साल 10 साल 6 साल 12 साल से भी जो है ट्रायल पेंडिंग है। तो आप किसी शख्स की लिबर्टी फॉर इनडेफिनेट पीरियड जो है वो कटेल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मैं फौज साहब अगर आप भी इस पे कमेंट करते हैं ब्रेक से पहले, क्या जो उस पर, क्योंकि एक तो कानून की बात है, दूसरी बात जो जजमेंट्स अवेलेबल है तो इनका प्रेसिडेंट कभी आपने दिया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट कर रहे हैं? और जजमेंट हाँ, ये तो हम अपनी सारी बेल एप्लीकेशंस में वो जो है वो फाइल करते हैं, फायदा सारी रूलिंग्स देते हैं। लेकिन वो यहाँ लिखा है, वो कहते हैं कि आई एम सॉरी द फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर डिफरेंट फ्रॉम द साइटेड केस एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस, या कभी तो गोल ही कर देते हैं, जिक्र ही नहीं करते कि हमने कोई रूलिंग भी दी थी, और क्या कि वो फिर जो भी मर्जी का ऑर्डर कर देते हैं, बहरहाल कोर्ट का ऑर्डर है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जो इन्होंने साद रफीक ख्वाजा साहब ने बात की है, और ये दूसरा जो बाद में आपने एक क्लिप सुनवाया था वो किसका था, वो तलाल साहब का। ठीक है, मैं आई एम इन एग्रीमेंट विद देम कि कानून जो है इसको पूरा जो है ये दोबारा रिविजिट होना चाहिए। कानून एहतसाब का लाजमी होना चाहिए, हम एहतसाब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि सिर्फ सियासतदानों का ही नहीं, हर एक का एहतसाब होना चाहिए जिसमें हर बंदा शामिल है। मैं इसमें उसकी तायीद करता हूँ, और कानून को दोबारा जरूर ड्राफ्ट करने की है। और मैं ये अपना वकील साहब की बात है ना, इसको भी एंडोर्स करता हूँ जो इन्होंने 10A में फेयर ट्रायल की बात की है। अब देखें, इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत के केसेस अलग हैं, मर्डर केसेस अलग हैं, रेप के केसेस अलग हैं, ठीक है, अगवा के केसेस, अगवा बराए तावान के अलग हैं। वो लोग टेररिस्ट एंड क्रिमिनल होते हैं। सही। अच्छा, ये जो सफेद कॉलर व्हाइट कॉलर क्राइम वाला बंदा है ना नैब का, या वो ग्रेड 20 का 21 का 22 का अफसर होता है, या वो पॉलिटिशियन होता है, सदर रहा होता है, वजीर आजम रहा होता है, मिनिस्टर फेडरल रहा होता है, उनको आप पकड़ के ले आते हैं, ठीक है। तो ये कोई डेस्परेट एंड हार्डन्ड क्रिमिनल्स नहीं है कि इनको उठा के जेल में डाल दो, ठीक है ना। इनको बेल पे रहने दें, मुकदमा लड़ने दें, अगर वो हार जाते हैं मुकदमा तो कड़ी से कड़ी सजा दें। अच्छा, मैं आरिफ चौधरी साहब, कड़ी से कड़ी सजा दें। उस वक्त आपकी आवाज हम तक नहीं जा रही थी, या कुछ मसला था ऑडियो का। आपके कमेंट्स से तलाल चौधरी साहब यहाँ कह रहे थे कि अब नैब को खत्म करके नया कानून बनाना चाहिए। आपके कमेंट्स इस पर क्या है? पहले फिर डिटेल में बात भी करेंगे जजमेंट पे। आरिफ साहब जी, आरिफ चौधरी साहब को मेरी आवाज आ रही है? आरिफ चौधरी साहब को आवाज अभी भी नहीं आ रही है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। इस ब्रेक के बाद आते हैं, तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और लीगली क्या हो सकता है इस पर बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात नैब के बारे में जजमेंट में यह भी कहा गया कि ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटीज रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल दैट पनिशमेंट कम्स ओनली आफ्टर कन्विक्शन एंड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस सबसिस्ट विद द अक्यूज्ड टिल ही इज हैंडेड डाउन पनिशमेंट आफ्टर द ट्रायल। ट्रायल के बाद पनिशमेंट हो तो फिर जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज में होता है, उसके बाद जो अरेस्ट होने की जो इस पर जो लॉ है उसकी लीगैलिटीज हैं, उसके साथ जो एक इंसान की अपनी इंटेग्रिटी है उस पर भी सवालात उठाएंगे, उससे मुतासर होती है। लेकिन सब में अहम बात जो इन्वेस्टिगेशन और पूरा जो प्रोसेस है 30 डेज ट्रायल का, और जो पूरे प्रोसेस का कि नैब उसको उस पर सुस्त हो जाती है। वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, फिर केस कहाँ गया पता नहीं चलता। आरिफ चौधरी साहब, क्या इससे कोई बेहतरी आएगी इस फैसले से आपके नजदीक? देखिए, बात यह है कि फैसला तो है बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन दो पहलू इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो हर इदारे पर बाइंडिंग है। तो यहाँ कौन सा इदारा है? यहाँ मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट है जिसे इसका कानून नैब का जो है उसे बदलना होगा, क्योंकि ये अदरवाइज तो कोई पॉसिबल नहीं है कि चीज़ें इस्लाह की तरफ जाएँ। ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने गिरफ्तारी के राइट जो हक है उनके पास, गिरफ्तारी का इख्तियार है नैब के चेयरमैन के पास, उसे जिस अंदाज में कंडेम किया गया है वो मैं समझता हूँ काफ़ी है इस बात के लिए कि ये इख्तियार उनके पास नहीं होना चाहिए। और इसी तरह बाकी प्रोसेस जो है इन्वेस्टिगेशन का जो लंबा हो जाता है, उसके बारे में जिस तरह उन्होंने ओपिनियंस दी हैं, मैं ऑब्जर्वेशन दी हैं, जजमेंट है बल्कि इट्स नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन, वो काफ़ी है। लेकिन एक दो पहलू जो इसमें मैं समझता हूँ ज़्यादा काबिल गौर है, वो ये कि क्या पाकिस्तान में महज
यही वाइट कॉलर क्राइम वाले लोग हैं जो इस सफ़र कर रहे हैं, या पूरे बाकी मुल्ज़मान जो हैं उनके साथ भी यही हो रहा है? और क्या ये जो कॉम्पनसेशन नहीं होती किसी को, और जो सारी अरसे में जब इंसान बग़ैर ट्रायल के जेल काट लेता है और वो जेल जो है उसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं, तो क्या ये पाकिस्तान में सिर्फ इन लोगों के साथ है, या बाकी भी लखू खा लोग मौजूद हैं जो जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी जेल में काट लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो बेगुनाह थे? या इवन बेल का राइट जो है, बेल बिफोर अरेस्ट, तो कोर्ट्स एंटरटेन ही नहीं करती ज़्यादातर, और आम केसेस में कहा यह जाता है कि जनाब देखें अनटिल एंड अनलेस आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशन है जिसके लिए आप सिर्फ अल्टीरियर मोटिव्स ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस अगर ये साबित कर सकेंगे तो फिर कंसिडर किया जाएगा। और फिर यह है कि केस ऐसा हो कि जिसमें किसी शख्स की इज्जत और नामूस जो है उसको दांव पे लगाने के लिए ये सारा कुछ किया गया हो, तो फिर बेल बिफोर अरेस्ट है। आम आदमी जिसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, वो गिरफ्तार उसे पुलिस कर लेती है और करने के बाद बहुत देर तक रखती है और ना चालान अदालतों में पेश होते हैं और ना उसका ट्रायल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान अगर सबके लिए है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट जो है इसे बहुत बड़ा, यानी मैं समझता हूँ एक मशअल राह समझा जाना चाहिए। और ये पहली नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं, हर मामले में मौजूद है। असल बात जो है वो विल है कि क्या हुकूमत की विल है और कैसा करे। और एक बात और जो चलते चलते बात करूँ, यानी इस हद तक जो इल्ज़ामात थे नैब के ऊपर अपोजिशन के कि जनाब ये करती है, आर्म ट्विस्टिंग करती है, और जो लोग पॉलिटिकल डिवाइड के दूसरी साइड पे होते हैं उनको नहीं पकड़ती, सिर्फ एक ही तरह के लोगों को पकड़ती है। तो ये सारी बातें जब इल्ज़ामात जो थे वो अपोजिशन कहे या पकड़े जाने वाले कहे तो उनकी इतनी हैसियत नहीं होती। जब अदालत उसको कह दे, अदालत फैसला दे दे, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि उसकी कानून की हैसियत होती है कि सब मान ली गई बात। तो ऐसे हालात में फिर मुझे तो लगता नहीं है कि जस्टिफिकेशन नैब की कोई बाकी रह गई है, क्योंकि इस जजमेंट के आने के बाद नैब जो है वो ना सिर्फ अंडर क्लाउड्स है बल्कि नैब की तमाम कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं उसके ऊपर कई सवालात कानूनी जो है वो उठाए जा सकते हैं। और अगर इसी तरह अदालतों में जारी है जी, जो नैब पर फर्क पड़ा है, आपने जो सवाल उठाया, मैं शहजाद भट्टी साहब जो साबिक डीजी नैब है उनसे पूछता हूँ। भट्टी साहब, क्या फर्क पड़ा है नैब पे कोई उसके इस जजमेंट के आने के बाद? सवालात तो उठे हैं अब जो इम्पार्शियलिटी के और जो मामलात इस पर हैं, पॉलिटिकल डिवाइड के, जो अपोजिशन आज भी इल्जाम लगे हैं, आज भी कहा है साद रफीक साहब ने कि नैब को खत्म कर देना चाहिए। व्हाट इज योर से ऑन दिस शहजाद भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी गवर्नमेंट फौरी तौर पर 120 कोर्ट का इजाफा करे ताकि केसेस जो है डिले ना हो और टाइम के ऊपर जो है केसेस का फैसला हो सके। फर्द जुर्म जो कि कई साल फर्द जुर्म नहीं आयद हो पाती तो वो हो। लेकिन जो आप करंट बात कर रहे हैं इसके ऊपर मैं समझता हूं कि ये नैब के लिए वाकई ही एक लम्हा फिक्रिया है कि उनके यहाँ ये सेफ्टी चेक होना चाहिए कि कोई केस जो चेयरमैन के सामने पुटअप किया जाता है तो वो इस मेरिट पे किया जाता है कि ये केस बनता है। अब यहाँ नैब में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नैब के अंदर एक प्रोसिक्यूटर जनरल होता है जो एडवाइजर है चेयरमैन का, हर केस के बारे में वो एडवाइज करता है, वो वेट करता है। और दूसरी तरफ आज जो चेयरमैन नैब है एक साबका जज है और चीफ जस्टिस भी रहे हैं आला अदालत के। तो मेरा ख्याल ये है कि जब वो कोई केस देखते हैं तो उनको उन्होंने जज किया होगा कि ये केस बनता है या नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो या कोई प्रोसिक्यूटर जिसने अदालत में जाके इस केस को अदालत को असिस्ट करना था, इस केस को बताना था, या तो वो इस काबिल ही नहीं था या उसने पढ़ा ही नहीं था कि वो अदालत को असिस्ट कर पाता। और अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है और वो अदालत को कुछ भी नहीं बता सका। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। नैब को अपने एक सेफ्टी चेक लगाने होंगे कि कोई ऐसा केस अदालत में ना पहुंचे जिसके ऊपर आला अदालतें जो हैं वो नैब के ऊपर इस तरह तंबीह करें। और नैब जो है वो आज जिस तरीके का क्रिटिसाइज हो रही है, जिस तरह निशाना बनी हुई है, तो ये नहीं बनना चाहिए। और ये भी है कि वो लोगों को भी जवाबदेह होना चाहिए जिन्होंने चेयरमैन को इस केस के ऊपर
कहा कि ये केस बनता है और वो लेके गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर डेफिनेटली नैब अपना स्पेड वर्क कर रही होगी, इसके ऊपर वो भी देख रहे होंगे कि जो अदालत का फैसला आया है ठीक है। ये बात है, लास्ट कमेंट्स में अब ख्वाजा नवेद साहब के आपके भी शामिल कर लूं और मियां साहब के। ख्वाजा साहब, क्या आपको, जिस तरह मैंने कहा, बेहतरी होगी कोई नहीं होगी, और फिर ये जो 120 कोर्ट्स के बारे में बात आई भट्टी साहब ने की, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अभी रिसेंटली ये फैसला आया था। ख्वाजा नवेद साहब देखिए जी, चीफ साहब ने जो 120 अदालतें कायम करने के लिए फरमाया है, ये बड़ा अच्छा उनका है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जिस तरह आज सम अप किया सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को, ऑब्जर्वेशन को, उस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हो सकता है, इसको डिस्कस किया। आपको सामने एक बात रखते से जाते आते कि रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था और 120 मोर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स का डायरेक्शन दिया था कि 120 मजीद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स होने चाहिए, उस वक्त बताया गया था कि तकरीबन साल 2000 से 1226 रेफरेंसेस ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग है कोर्ट्स में। और ये बड़ी अहम बात है क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 16 खुद कहता है कि विद इन 30 डेज ट्रायल को खत्म हो जाना चाहिए। इसके बावजूद साल 2000 से 1226 रेफरेंसेस पेंडिंग है, तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। इसमें शायद कोर्ट्स की तादाद बढ़ाना भी अहम है, लेकिन नैब जो प्रोसिक्यूशन, जो एविडेंस प्रोड्यूस करता है वो, और उसकी जो प्रोसिक्यूशन होती है, उस पर भी बहुत से अहम सवाल आते हैं जो इससे पहले भी उठते रहे। उनका कन्विक्शन रेट 68% है जो वो कहते हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या वो 68% है या नहीं है, और क्या वजह है कि प्रोसिक्यूशन में इतना डिले होता है कि साल 2000 से 1226 रेफरेंसेस पड़े हुए हैं। इसमें नैब की अपनी फंक्शनिंग और वर्किंग को भी बेहतर होना चाहिए ताकि केसेस तेजी से आगे बढ़े। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक ईमेल जो आपके साथ